मैं आपके पास आना चाहता हूं। बेसिकली राजनीति तो इस पे होगी, जो हो भी रही है, आपने देखा हमारे शो में भी, लेकिन मैं बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव लेके आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये भीड़ अचानक आ जाती है? क्या हम इस भीड़ का आकलन पहले नहीं कर सकते हैं? एक जमाना होता था जब टावर लगाए जाते थे, उससे पता चलता था अच्छा लोग यहाँ से आ रहे, इसको देख लेते थे, लोग घोड़े पर जाकर निरीक्षण करते थे। अब तो इतना हाईटेक जमाना हो गया है, मोबाइल की गैदरिंग से पता कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज से पता कर सकते हैं। ये भीड़ क्या अचानक आ जाती है? इसका अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता है क्या? लक्ष्मण जी नमस्कार। विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और चूंकि 4 कुंभ कराने का मेरा व्यक्तिगत कैरियर में भी और उसके पहले चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, ऐसा कोई कुंभ नहीं था जिसमें मैं सम्मिलित न हुआ हूं। अब आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे युग में घोड़े पर, वॉच टावर के ऊपर, इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर की भी सर्विसेज ली जाती थी जिससे कि भीड़ का आकलन हो जाए। कोई चीज अकस्मात नहीं होती है, आकाश से भीड़ नहीं उतरती है। भीड़ का मतलब है जब इकट्ठा होती है और ये कि शांतिपूर्ण, ये तीर्थ यात्री हैं, ट्रेन से, रोड से, पैदल मार्ग से, बैलगाड़ियों से, जैसे भी आते हैं, इसका आकलन 50 किलोमीटर की परिधि में पहले, और आज ये है वो हो गया है 200 किलोमीटर की परिधि में। आपको प्रत्येक से डिजिटल कंट्रोल रूम में सूचना होनी चाहिए किस मार्ग से किस यात्री आ रहे हैं। अकस्मात कुछ नहीं होता। जिस दिन आप अकस्मात में लगेंगे उस दिन आप पुलिसिंग और प्रशासन दोनों को नमस्कार कर लीजिए। कोई चीज अकस्मात नहीं होती है। अगर अकस्मात होती है तो सारी तैयारी, और आज तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, सीसीटीवी है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आप एक एक चीज का आकलन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, उसका एल्गोरिथम और मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। आपने एक घनत्व पे ड्रोन से फोटो लिया और उसको गुणा भाग करके आपने बता दिया, एक अच्छा अनुमान आप लगा सकते हैं क्राउड कितना आएगा। लेकिन अगर हमारा पूर्वाभ्यास नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का पूर्वाभ्यास नहीं है, और हमने अपने एसओपीज को और जो एनडीएमए की संस्तुतियां हैं उसका पूर्वाभ्यास नहीं किया है, जिसको कहते हैं हम लोग रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट, इतना रिपीट कर ले एसओपीज को कि वो आपकी आदत में शुमार हो जाए, आपको सोचना ना पड़े। अगर कहीं भीड़ आती है, आपको किस तरीके से होल्डिंग एरिया में क्राउड को डाइवर्ट करना है, क्योंकि पानी और भीड़ अगर आपने नियंत्रित नहीं किया तो आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। उनको होल्डिंग एरिया में ले जाइए। जब संगम में भीड़ खाली हो, पानी और भीड़ को आप नियंत्रण नहीं किया और पानी और भीड़ दोनों रुक जाती है, तब समझिए वो भी अपने मुसीबत को आमंत्रण करे। पानी और भीड़ दोनों रुकना नहीं चाहिए, एक क्राउड मैनेजमेंट का बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत रहता है। शुभंकर, आपको क्या लगता है, इसको हम लोग राजनीति जिस तरीके से हो रही, राजनीति को छोड़ करके एक सामूहिक प्रयास के तौर पर इसको देखते तो ज्यादा बेहतर व्यवस्थित तरीके से ये हम लोग कुंभ को संपन्न करा सकते हैं? लक्ष्मण जी नमस्कार। सारे सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने राजनीति को छोड़कर बात की, इसलिए मैं अभी राजनीति की बात इस समय नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, जैसा विक्रम सर ने बोला, उन्होंने बहुत सही बोला। जब तक आप किसी चीज को इतनी बार ना प्रैक्टिस कर लें कि वो आपके लिए एक दूसरी आदत बन जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिसिंग सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा पुलिस सिस्टम आज की डेट में एक ऐसे रोग से जूझ रहा है जिसको सुधारने के लिए पिछले 40 साल से लोगों की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। सारे सीनियर अधिकारियों ने इतनी कोशिश की, विक्रम सर के भी मैं कई सारे इंटरव्यूज पहले सुन चुका हूं जिसमें पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कई सारी बातें की गई। तो सबसे बुनियादी फेलियर अगर कहीं पे है तो वो यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस का और हमारी सरकार का पुलिस प्रशासन में फेरबदल और पुलिस प्रशासन में सुधार नहीं करना है। मैं पुलिस प्रशासन को दोष नहीं देता हूं। जहां पे अगर कांस्टेबलरी 4 लाख की होनी चाहिए, अगर वहां पे कांस्टेबलरी 1.5 लाख की है, तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दिन के 24 घंटे काम करके आपकी देखरेख कर ले और आपको अपने मानवीय सीमाओं से ऊपर जाके काम करें। तैयारियों में मुझे जहां तक लगता है कमी नहीं थी, अदरवाइज आप इतना बड़ा आयोजन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारे इंसिडेंट्स स्पॉटिक इंसिडेंट्स हैं और ऐसे हैं जो कहीं भी हो सकते हैं। भीड़ का कोई ना तो चेहरा होता है लक्ष्मण जी, ना भीड़ का कोई सर होता है, ना भीड़ की कोई नियत होती है। भीड़ भीड़ होती है। और जैसा अभी सबने बोला कि भीड़ को आप अगर रोक दिया आपने, तो भीड़ का जब बांध टूटता है तो यही होता है। जिस तरीके से भीड़ को रोक दिया तो भीड़ का बात की जा रही थी कि होल्डिंग एरिया में आप भीड़ को लेके जाते, जब तक आप भीड़ को डाइवर्ट नहीं करेंगे, भीड़ को आप एक जगह इकट्ठा होने देंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? क्या प्रशासन को नहीं पता था? क्या उनके पास सीसीटीवी मॉनिटरिंग वो नहीं देख रहे थे कि कितने लोग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ चुके हैं? एक छोटी सी कैलकुलेशन है, 14 नंबर प्लेटफॉर्म और 15 नंबर प्लेटफॉर्म का हमें डायमेंशन पता है, उसकी कैपेसिटी है। एक आदमी के खड़े होने के लिए कम से कम 4 स्क्वायर फीट की जगह तो आपको चाहिए।
आप इतना सिंपल सा गणित नहीं कर सकते कि अगर आपके यहाँ 10,000 लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो आप बाहर रोके? और इसके लिए अगर आप देखें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुलिस फोर्स की क्या व्यवस्था है, एक जीआरपी का थाना है, कितने स्टाफ है वहां पे? राजनीति करना बहुत आसान है। और एक चीज, आज समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे, वो बहुत खुश होंगे क्योंकि अब आजम खान जी का कोई नाम नहीं ले रहा कि 2013 के कुंभ में 18 लोग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे मर गए। अवधेश कुमार जी, आप इसको बिल्कुल अवधेश कुमार जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैसा शुभांकर कह भी रहे थे कि इंतजाम अगर अच्छा नहीं होता तो इतना बड़ा आयोजन नहीं किया जा सकता था, लेकिन हाँ, ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं अलग अलग टुकड़ों में, इसको टाला जा सकता था अगर व्यवस्थागत स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बेहतर होती तो। देखिए, ये 36 दिन का आयोजन पूरा हो चुका है। अगर जिस प्रकार का एक महा उत्सव, महा आयोजन इतने भव्य रूप से संपन्न हो रहा था, इसमें अगर ये 2 घटनाएं नहीं होती तो विश्व मानवता के इतिहास में इसका अध्ययन किया जाता है, इसका अभी भी किया जाएगा। उससे प्रेरणा लिए जाएंगे कि एक आदर्श समाज कैसे समय समय पर अपने को समायोजित करते हुए समाज की गंदगी को दूर करता है, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जहां किसी घोषणा के कैसे एक नदी में आके विलीन हो जा रही है। ये एक अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों और हमारे मनीषियों की एक देन है। अब 2 घटनाएं हुई हैं, देखिए इसको 3 रूप में देखिए। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है वो नई दिल्ली रेलवे प्रशासन की पूरी तरह फेलियर है, अक्षम्य है। उसको पूरी तरह कुंभ से जोड़ के देखना, कुंभ जाने वाले भी उसमें 15-20% लोग रहे होंगे, लेकिन 12, 13, 14, 15 प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह की ट्रेनें हैं, जो कोई पटना की ओर जा रही हैं, छपरा की ओर जा रही है, जम्मू की ओर जा रही है, तो प्रयागराज होके गुजरती है, तो उसको यह मान लेना कि सारे कुंभ की दृष्टि से ही हुए हैं। सेकंड, रेलवे के पास जो भी चर्चा हो रही थी, रेलवे के पास तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं डीआरएम के यहाँ, उस पर आराम से मॉनिटरिंग होती है, उसमें आवाज तक सुनी जा सकती थी ये कहाँ क्या समस्या हो रही है। और हमारे रेलवे की एक पुरानी बीमारी है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने भुगता होगा समय पर, कि आप यात्रा के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, भीड़ है, अचानक घोषणा हो जाएगी कि फलानी गाड़ी फलाने प्लेटफॉर्म पर आ रही है, उसके बाद चाहे बच्चे हो, वृद्ध हो, महिला हो, कोई कैसे पहुंचे, ट्रेन में कैसे सवार हो, उसकी व्यवस्था रेलवे के पास होती ही नहीं। आपको नियति के भरोसे छोड़ दिया जाता है, लोग भागना शुरू कर देते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म बदला नहीं बदला, वो अफसर अलग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बदला गया, देखना होगा। लेकिन जो बद इंतजामी थी रेलवे की, उसको हम कुंभ से जोड़ के देखें कि एक कुंभ के कारण ये घटना हो गई, ये कुंभ से ही जोड़ दे, ये उचित नहीं होता है। पहले जो कुंभ में घटना हुई, अगर वो घटना नहीं होती तो वो कालिख उस पर नहीं पुतता। जो घटना हुई वो भयानक थी, उसमें प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, जब दुनिया में क्रांतियां होती हैं तो आप ये अनुमान नहीं लगा लेते हैं कि किसके अंदर कौन सी चेतना कैसे स्वाहा स्फूर्त हुई है, कहां से कौन निकल रहा है। और जिस प्रकार से राजनीतिक क्रांतियों में लोग गोली और बंदूक की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति में चाहे मृत्यु हो रही है, कुचल रही है, अगर भाव पैदा हो गया सामूहिक रूप से, जो भारत का भाव रहा है, तो फिर आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग आएंगे। लेकिन ये भारत की यही प्रकृति है। सुनिए, नहीं लक्ष्मण जी पूरा भारत की प्रकृति है। सुनिए, लोगों ने कष्ट सहते हुए अपनी व्यवस्था भी की है। और मैं ये कहूं कि वहां कुंभ में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, मैं स्वयं 4 दिन रह के आके देखा हूं। आलोचना करना अलग बात होती है। और अभी भी वहां जो लोग जा रहे हैं, आम आदमी ना, उसके सामने माइक ले जाइए, उसको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है कि हो रही है। तो ये भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का दुर्भाग्य है कि इस भारत के उत्थान को समझ नहीं पा रहे कि महान भारत उठ के खड़ा हो रहा है। ये घटनाएं दुखद है, ये ट्रेजेडी दुखद है, लेकिन उस भारत को समझिए जो अपनी इसी ताकत की बदौलत जो है दुनिया में शीर्ष महाशक्ति बनेगा, जिससे दुनिया प्रेरणा लेगी। तो ये तो उठता हुआ भारत है, जागृत भारत है। इसको इस रूप में देखने की जरूरत है। चाहे महाकवि दिनकर की कविताएं याद कर लिए, निराला की याद कर लीजिए, सब क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में। चाहे हमारे पुराने ग्रंथों के याद कर लीजिए, वो दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा। आपने बिल्कुल एक अलग